हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आपका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसमें आपको मेंडल के जो प्रयोग थे उसके बारे में बताया गया कि उन्होंने जेनेटिक्स के आनुवंशिकी के कुछ नियम दिए थे। उन्होंने 3 नियम बताए थे। एक संकर क्रॉस के आधार पे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पे उन्होंने 2 नियम बताए थे। एक तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे उन्होंने एक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम, और उसके बाद आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मेंडल के नियमों के जो अपवाद थे उनके बारे में भी जान लिया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में जाना, आपने को डोमिनेंस के बारे में जाना। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहती है, by 1900 due to the advancement in microscopy chromosomes were also discovered। तब तक क्रोमोसोम्स का भी डिस्कवरी हो चुका था। सूटन एंड बोवेरी, ये दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्रोमोसोम के बिहेवियर की उस समय पे खोज करी थी। क्या खोज करी थी? सूटन और बोवेरी ने डिस्कवरी करी थी, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। उन्होंने ये खोज करी थी कि जैसे क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है, जीन्स का भी बिहेवियर उसी तरीके से होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स बोथ अकर इन पेयर्स। उनको तब तक ये पता चल चुका था, डिस्कवरी हो चुकी थी, क्रोमोसोम्स और जीन्स जो हैं वो जोड़े में होते हैं। Two alleles of a gene pair are located on homologous sites of homologous chromosomes। यानी कि जो जोड़े में दो एलील्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस साइट्स पे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, यानी कि अगर किसी क्रोमोसोम पे जीन नंबर 10 पे कोई कैरेक्टर है तो एलील्स में कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स में जीन नंबर 10 पे ही दूसरा कैरेक्टर भी, उसका जो दूसरा ट्रेट है वो भी होगा। सूटन एंड बोवेरी फर्दर प्रपोज्ड दैट इट इज द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट अल्टीमेटली लीड्स टू सेग्रीगेशन ऑफ द पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरी। तो सूटन और बोवेरी ने बाद में ये प्रपोज किया, ये प्रतिपादित किया, दैट इट इज द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स that ultimately leads to segregation of the pair of factors they carry। Union of knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles constitutes chromosomal theory of inheritance। तो इस तरह से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो अस्तित्व में आई। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, the traits studied by Mendel in pea plant did not have any intermediate form। कोई मध्य का उसमें लक्षण नहीं आया था। When a pure breeding tall plant was crossed with a pure breeding dwarf plant, all the progeny were tall। सारे के सारे जो F1 जनरेशन में प्रोजेनी आई थी वो टॉल थी। Plants of intermediate height were not observed। बीच की हाइट का कोई भी प्लांट जो है वो ऑब्जर्व नहीं किया गया था। Therefore, it was concluded, तो ये निष्कर्ष निकाला गया, that they were controlled by a single set of genes। ये कंट्रोल निकाला गया, ये कंक्लूजन निकाला गया कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये सिंगल सेट ऑफ जीन्स से कंट्रोल हो रहे हैं। तो इस तरीके की इनहेरिटेंस क्या कहलाई? मोनोजेनिक या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहलाई। क्या कहलाई ये? मोनोजेनिक या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहलाई। ठीक है, इसके बाद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि इसमें फिनोटाइप इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन टू एक्सट्रीम्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। सच ट्रेट्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, hence are also known as quantitative inheritance। The most common example of polygenic inheritance is observed in the inheritance of skin color in human। यहाँ पर ये देखा गया कि
जो ह्यूमन का स्किन कलर था, अगर पिताजी काले हैं और माँ गोरी हैं, तो बच्चा जो है ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल गोरा ही हो या बिल्कुल काला ही हो, कोई मझला रंग भी, कोई बीच का कलर भी हो सकता है, व्हीटिश हो सकता है। उनका उसका पिगमेंट जो है, तो इट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय सीबी डेवनपोर्ट 1913 में ये पहले स्टडी किया गया। इन ह्यूमंस द स्किन कलर वेरीज फ्रॉम वेरी डार्क टू डार्क टू लाइट और वेरी लाइट। स्किन का कलर अलग अलग हो सकता है। स्किन कलर इज डिसाइडेड मेनली बाय द क्वांटिटी ऑफ द पिगमेंट मेलानिन। मेलानिन पिगमेंट की क्वांटिटी के आधार पे स्किन का कलर डिसाइड होता है। मोर द सिक्रीशन ऑफ दिस पिगमेंट, मोर डार्क विल बी द कलर ऑफ स्किन। मेलानिन जितना ज्यादा सिक्रीट होगा, स्किन का कलर उतना ही ज्यादा डार्क होगा। There are three pairs of genes, capital A, small a, capital B, small b, and capital C, small c, that control the skin color. ये तीन पेयर ऑफ जीन्स हैं जो स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं। Each dominant allele contributes to dark color incompletely, but when three dominant are present together, the skin color is very dark. Double A, double B or double C. When the genes are present in recessive form, the skin shade is very light. अगर recessive form में, क्योंकि recessive को कैसे लिखा जाता है small letters में, तो अगर recessive form में genes present है, तो skin का जो color है वो very light होगा. The cross made between a very dark and very light leads to intermediate colors of offsprings called mulatto. तो इस तरीके का एक नया कलर भी फॉर्म हो सकता है जिसको मुलैटो कहते हैं। द क्रॉस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। आप देखो कि किस तरह से ये क्रॉस को रिप्रेजेंट किया गया है। इस तरह से यदि क्रॉस कराया जाए तो प्योर वाइट, प्योर लाइन ब्रीड कराई जा रही है यहाँ पे, प्योर वाइट है ना, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी, क्योंकि तीन एलील्स हैं यहाँ पर, क्रोमोसोम्स हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। अब इन तीनों में अगर इन दोनों में एक तो ये है प्योर वाइट और ये है प्योर ब्लैक। ये क्या है? ये है प्योर ब्लैक। तो प्योर वाइट जो है वो कैसा है? वेरी लाइट, और प्योर ब्लैक जो है वो है वेरी डार्क। अब इसमें जब कॉम्बिनेशन कराया गया तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, इस तरह से देखेंगे तो 6 गमीट्स बने इसमें। अब इन दोनों का फ्यूजन कराया गया। इन दोनों का जब फ्यूजन कराया गया तो 3 गमीट्स, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, इस तरह से कॉम्बिनेशन जब बना तो कॉम्बिनेशन बनने के बाद मुलैटो यानी कि जो F1 जनरेशन थे उसमें, उस पीढ़ी में ना तो वेरी डार्क आया और ना ही वेरी लाइट आया, बीच का एक कलर आया जिसको मुलैटो कहा गया। तो ये इंटरमीडिएट कलर था। अब इसमें जब फिर से क्रॉस कराया गया तो इस तरह से बना। ये जो आपको ब्लैंक गोला दिखाई पड़ रहा है ये प्योर वाइट को या वेरी लाइट को शो करता है, और जो ये ब्लैक कलर डॉट दिखाया जा रहा है भरा हुआ वो आपका वेरी डार्क को शो करता है ना। तो इधर लगाए गए एग्स, इधर लगाए गए स्पर्म्स, और इस तरह से एक चौखाने के माध्यम से बनाया गया। ठीक है, इस तरह से क्रॉस कराया गया और उसके बाद जितनी संभावनाएं थी वो देखा गया कि कौन कौन सी संभावनाएं थी स्किन कलर को लेकर के। तो इसमें देखा गया, क्या देखा गया कि प्योर वाइट मिले आपको 1/64 प्योर वाइट, 6, ये जो 64 खाने थे, इन 64 खानों में से एक खाने में आपको यहाँ ऊपर में मिला प्योर वाइट, यानी प्योर वाइट की संख्या एकदम, प्योर वाइट और प्योर ब्लैक की संख्या 1-1 थी। वेरी लाइट जो ब्राउन शेड था वो 6 आया, लाइट ब्राउन शेड आपका 15 आया, मुलैटो आपका 20 आया और वो ज्यादा रहा। ठीक है,
फिर डार्क ब्राउन आपका 15 आया, वेरी डार्क ब्राउन आपका 6 आया और प्योर ब्लैक आया 1। तो यानी प्योर व्हाइट और प्योर ब्लैक ये जो थे इनकी संख्या कम हो गई, मिनिमम हो गई अक्रॉस, शोइंग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन स्किन कलर। Each dominant gene is represented by a shaded circle and each recessive gene by an unshaded circle. जो shaded circle है वो आपका डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, और जो अनशेडेड सर्कल है वो आपका रेसेसिव जीन को डिनोट करता है। यानी कि जो पूरा ब्लैक कलर का है वो है आपका डार्क के लिए, और जो अनशेडेड है वो है आपका प्योर व्हाइट के लिए। ठीक है। From the given cross, it can be concluded that the skin color of F2 generation varies in accordance with the number of polygenes they inherit. वो क्या करते हैं, इनहेरिटेंस में जहाँ पे जीन्स, पॉलीजीन्स का इनहेरिटेंस जब होता है तब F2 जनरेशन में कलर जो है वो वेरी करता है। F2 जनरेशन में क्या होता है, कलर वेरी करता है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन स्किन कलर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बेल शेप्ड कर्व एज शोन बिलो। इस तरह से आप समझ सकते हैं। हमें मुलेटो में सबसे ऊपर सबसे ज्यादा हुआ, सबसे प्रोपोर्शन जो आया था प्योर व्हाइट का 1 आया, प्योर ब्लैक का 1 आया, और उसके बाद इस तरह से एक ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि प्योर व्हाइट और प्योर ब्लैक, वेरी लाइट ब्राउन, मुलेटो कलर, डार्क ब्राउन, वेरी डार्क ब्राउन और प्योर ब्लैक, कितने सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको नजर आए। आपको ऑप्शंस भी दिखाई पड़े कि कौन कौन से ऑप्शंस है, क्या क्या संभावनाएं थी, ये भी आपने जाना। From the curve, it is clear that the number of intermediate types increase with the increase in number of polygenes, but the number of parental type remains the same. The heterozygous parents having a skin color like that of a mulatto can produce offsprings with skin colors that are darker or lighter than themselves. यानी कि अगर किसी पेरेंट्स का कलर मुलेटो है तो वो भी अपने से डार्कर या लाइट शेड के ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इस एक्सपेरिमेंट में सामने आ गया। अब आज हम देखेंगे क्या है लिंकेज और क्या है रिकॉम्बिनेशन। तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। तो मॉर्गन ने डिस्कवर किया द बेसिस ऑफ वेरिएशंस दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड। उन्होंने ये डिस्कवरी की कि जो वेरिएशन का आधार था, विविधता का जो आधार था, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो आ रहा था वो किस तरह से आता है। उसके लिए उन्होंने फ्रूट फ्लाइज का चुनाव किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है। उन्होंने ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर नाम की फल मक्खी को चूज किया। ही चूज ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। उन्होंने क्या कारण थे। मेंडल ने पाइसम सेटाइवम का चुनाव किया था। क्या कारण थे आपको बताया गया था। अब थॉमस हंट मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जो प्रयोग किए, उसमें क्या कारण था कि उन्होंने फ्रूट फ्लाइज में ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर या ड्रोसोफिला का चुनाव किया। They were suitable to grow on synthetic medium in laboratory, क्योंकि ये लेबोरेटरी में सिंथेटिक मीडियम्स में ग्रो कर सकती थी और इनका जो जीवन काल था वो छोटा था। Their life cycle is complete in 2 weeks, यानी जल्दी जल्दी रिजल्ट्स आ सकते थे। 2 सप्ताह में इनका जीवन काल जो है वो पूरा हो जाता था। सिंगल मेटिंग से बहुत सारे प्रोजेनी फ्लाइज प्रोड्यूस हो रहे थे। एक सिंगल मीटिंग से बहुत सारी संख्या में प्रोजेनीज प्रोड्यूस हो रहे थे, जिससे जो है ज्यादा सैंपलिंग होने के कारण से जो औसत निकल रहा था उससे विश्वास था कि ये जो रिजल्ट आएगा वो ठीक आएगा। क्लियर डिफरेंशिएशंस ऑफ सेक्सेस,
इसमें मेल और फीमेल क्लियरली डिफरेंशिएट किए जा सकते थे, इजीली डिस्टिंग्विशेबल मेल एंड फीमेल। हेरिडिटरी वेरिएशन जो थी वो क्लियरली विजिबल थी, लो पावर माइक्रोस्कोप से भी दिखाई देती थी। तो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट क्या था? मॉर्गन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया, was carried out on fruit flies। उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस was carried out on fruit flies। उन्होंने पीले शरीर वाली और सफेद आंखों वाली फीमेल्स का क्रॉस कराया, किसके साथ? ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स के साथ। उन्होंने देखा, एक झुंड में उन्होंने एक बार देखा कि सारी मक्खियां ब्राउन बॉडीड थी और उनकी आंखें जो थी वो लाल थी, और उसी झुंड में कहीं उनको येलो बॉडी की भी एक मक्खी दिखी जिसकी सफेद आंखें थी। ठीक है, तो उन्होंने जब इसका क्रॉस करवाया, येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल्स का क्रॉस करवाया ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स मक्खियों के साथ, तो क्या देखा कि जो F1 प्रोजेनी मिली विच वर इंटरक्रॉस्ड, उसमें वो इंटरक्रॉस थी। F2 प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड एंड F2 रेशियो वाज ऑब्जर्व्ड। तब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कि F2 रेशियो आर ऑब्जर्व्ड टू बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट from 9:3:3:1 as observed in Mendelian dihybrid cross। उससे क्या था? डिफरेंट था। एक्सप्लेनेशन क्या था मेंडेलियन रेशियो का? कि जीन्स इन्वॉल्व्ड आर लोकेटेड ऑन X chromosome। When two genes are located on the same chromosome, the proportions of parental gene combinations were much higher than those of non-parental। अब लिंकेज क्या कहता है? लिंकेज का मतलब ये है कि फिजिकल एसोसिएशन हो अगर जीन्स का एक क्रोमोसोम पे, तो वो क्या कहलाएगा? लिंकेज कहलाएगा। अगर किसी क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जीन्स में फिजिकल एसोसिएशन हो जाए तो वो लिंकेज कहलाएगा। और अगर पेरेंट्स से प्रोजेनी में कुछ डिफरेंस आ जाए और क्रोमोसोम्स पे पाए जाने वाले जीन्स में कोई दूसरा कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेशन या नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अगर जीन्स का कॉम्बिनेशन पेरेंटल जीन्स से डिफरेंट है तो वो रिकॉम्बिनेशन कहलाएगा, या आपका नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन को आप इस तरह से समझ सकते हैं। दो तरीके की संभावनाएं हैं। पहला, यदि लो रिकॉम्बिनेशन होगा तो लो रिकॉम्बिनेशन कब होगा? अकर्स व्हेन जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम आर टाइटली लिंक्ड, तब रिकॉम्बिनेशन की संभावना कम होगी। जैसे जीन्स व्हाइट एंड येलो आर टाइटली लिंक्ड एंड शो ओनली 1.3% ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ये ठीक है क्रॉस ए में। दूसरा, यदि हाई रिकॉम्बिनेशन की संभावना हो तब क्या होगा? अकर्स व्हेन जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम आर लूजली लिंक्ड, और एग्जांपल्स, genes white and miniature are loosely linked and show 37.2% of recombination। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये टाइटली पैक्ड है और किस तरह से ये लूजली पैक्ड है। तो F1 जनरेशन में किस तरीके से बना? F1 जनरेशन में जब क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन हुआ तो इस तरह से बना। क्रॉस बी में इस तरीके की संभावना बनी। पेरेंटल जो टाइप था वो 98.7% का था और रिकॉम्बिनेंट जो टाइप था वो 1.3% का बना। ठीक है, जब F2 जनरेशन में गए तो कुछ इस तरीके का परिस्थितियां सामने आई। After starter 1 to utilize the knowledge of frequency of gene recombination as a measure of physical distance between two genes and to map their position of chromosomes। यानी कि क्रोमोसोम्स पे जो पोजीशन थी उस पोजीशन के आधार पे रिकॉम्बिनेशन को जो है वो मापा जा सकता था। इन दिस वे जेनेटिक मैप्स वर प्रिपेयर्ड, तब जेनेटिक मैप्स का बनाए गए विच आर एक्सटेंसिवली यूज्ड टुडे फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग। अब आज के समय में उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए
यूज किया जा रहा है जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण किस तरह से होता है, ये समझने के पहले बच्चों कुछ शब्दावली है, कुछ वोकैबुलरी है जो आपको इस चैप्टर में अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो हम लिंग निर्धारण पढ़ने से पहले कुछ शब्दावली जो है उसके बारे में जान लेंगे अच्छी तरह से, उसको हम जरूर नोट कर लेंगे आज। कल हमने जीन्स और क्रोमोसोम्स में अंतर जाना था। ठीक है, आज हम शब्दावली के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 5 की शब्दावली या वोकैबुलरी। ठीक है, शब्द है आपका हाइब्रिड या संकर। हाइब्रिड का मतलब संकर। क्या होता है, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले जो पौधे हैं, जैसे लंबे और बौने पौधे का क्रॉस करवाया जाता है, तो परिणाम स्वरूप जो पौधे मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो संकर कहलाते हैं, हाइब्रिड कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। हाइब्रिड का मतलब समझ में आया, जब दो अलग अलग लक्षणों वाले पेरेंट्स का क्रॉस करवाया जाएगा, जब दो अलग लक्षणों वाले पौधों जैसे लंबा और बौना, उसका क्रॉस कराया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, लंबा व बौना का क्रॉस कराया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये हाइब्रिड, ये संकर कहलाएगा। फिर ये हाइब्रिड या संकर कहलाएगा। ठीक। दूसरा क्या है बच्चों, प्रतीक, सिंबल। सिंबल की बात करेंगे हम। सिंबल कैसे डिनोट करेंगे, जो भी जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स का यूज किया गया और ये किसी फैक्टर या जीन की स्थिति को दिखाता है, क्या कहलाता है, सिंबल कहलाता है। तो डोमिनेंट फैक्टर्स को कैपिटल से डिनोट किया गया। डोमिनेंट फैक्टर्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज किया गया, जैसे कि लंबाई के लिए यूज किया गया कैपिटल टी का। ठीक है, और रेसेसिव फैक्टर के लिए या जीन्स के लिए, जैसे बौनेपन के लिए, उसको स्मॉल टी बनाया गया। जो रेसेसिव फैक्टर दिया गया, रेसेसिव फैक्टर को कैसे डिनोट किया गया, स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेटिकल स्मॉल लेटर से, तो डोमिनेंट वाले का ही स्मॉल लेटर स्मॉल टी का यूज किया गया। ठीक। होमोजाइगस क्या कहलाता है, समयुग्मनजी, क्योंकि ये शब्द बार बार आपके चैप्टर में आए हैं। होमोजाइगस क्या कहलाता है, होमोजाइगस क्या कहलाता है, समयुग्मनजी, जब
किसी भी जीव का एक लक्षण देखने के लिए दोनों जो युग्म विकल्पी हैं, जो दोनों एलील्स हैं, वो समान प्रकार के होते हैं, तो वो समयुग्मनजी कहलाएगा। जैसे जैसे हम बात कर लें, मान लीजिए कि शुद्ध लाल की बात करते हैं, तो क्या होगा? आर आर, ये है समयुग्मनजी। यदि हम बात करें शुद्ध सफेद की, जो कि रेसेसिव कैरेक्टर था, शुद्ध सफेद की यदि हम बात करें, तो आर आर के बाद शुद्ध सफेद के लिए डब्ल्यू का कहीं यूज नहीं करेंगे, स्मॉल आर का यूज करेंगे। ठीक, मान लीजिए हम शुद्ध लंबा की बात करते हैं। ठीक, प्योर टॉल की यदि बात करते हैं तो कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। यदि हम शुद्ध बौने की बात करते हैं, यदि हम शुद्ध बौना की बात करते हैं, ड्वार्फ प्लांट की बात करते हैं, तो वो स्मॉल टी और स्मॉल टी से डिनोट होगा। तो इसमें क्या, दोनों एलील्स जिसमें सेम होंगे, बोथ ऑफ एलील्स आर सेम, तो ये क्या कहलाएंगे? होमोजाइगस कहलाएंगे। सेम लोकेशन पे होंगे और सेम। अब अगर हेट्रोजाइगस की बात करें इसी में, कि जब मेंडल ने क्रॉस करवाया था एक प्योर प्लांट, प्योर टॉल का प्योर डॉर्फ के साथ, तो कैसे मिले थे? ऑल टॉल प्लांट्स मिले थे, लेकिन वो कैसे थे? हेट्रोजाइगस थे। तो जब संकर लंबे की बात होगी, जो हमको F1 जनरेशन में मिला था, वो क्या मिला था? हाइब्रिड टॉल मिला था। F1 जनरेशन में हाइब्रिड टॉल मिला था, है ना, हाइब्रिड टॉल, जो जीनोटिपिकली कैपिटल टी और स्मॉल टी था, लेकिन फिनोटिपिकली वो कैसा था? लंबा था। ठीक है, तो इसको डिनोट करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से। अब जीनोटिपिक और फिनोटिपिक क्या होता है? फिनोटाइप होता है बच्चों लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो कहलाता है फिनोटाइप। क्या कहलाता है? फिनोटाइप, जो बाह्य आकारिकी को प्रदर्शित करे, बाह्य आकारिकी से आप जिसको पहचान सकें, वो कहलाएगा आपका लक्षण प्रारूप। यह है बाह्य आकारिकी। ठीक, और अगर हम बात करें जीन प्रारूप की, यदि जीन प्रारूप की बात की जाए या जीनोटाइप की बात की जाए, जीनोटाइप की बात की जाए, तो इसका मतलब होगा कि किसी जीव की जीन संरचना और जो उसके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के संयोग को क्या कहते हैं? जीन प्रारूप कहते हैं। तो इसका जो क्या होता है? जीनोटाइप का मतलब, जैसे ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया जीनोटाइप। तो बच्चों, ये चैप्टर मेंडल वाला जो था, इसमें आप लोगों को केवल सीखना क्या है? जो भी आपको टॉल और डॉर्फ का क्रॉस करवाना, उसके बाद जो भी जीनोटिपिक रेशियो मिलता है, जो भी फिनोटिपिक रेशियो मिलता है, पुनेट स्क्वायर स्थापित करना, ये सब आपको सीखना है। एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरह से क्रॉस कराया जाएगा, तो क्या F1 जनरेशन में मिलेगा आपको, क्या F2 जनरेशन में मिलेगा। कभी कभी लॉज के बारे में भी पूछा जाता है। इस चैप्टर का काफी कुछ आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे और इसी चैप्टर में जो कुछ बाकी बचा है उसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों को बच्चों जो कुछ हेरिडिटरी सिंड्रोम्स हैं उनके बारे में भी जानना है, जैसे हीमोफीलिया है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। और उसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आपको क्या करनी होगी? पुनेट स्क्वायर के आधार पे उसको स्थापित करने की प्रैक्टिस करनी होगी, जहाँ पे गलतियां ना हो, और कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। तो वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।